नमस्कार मित्रों। आज सिद्धू ने सप में हमारे साथ हजारीबाग झारखंड से एक राजपुरुष जिनके प्रति हमें बड़ा आदर है, ऐसे यशवंत सिन्हा जी जुड़े हैं। और सिन्हा साहब देश के वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री भी रहे और ऐसे ही राजपुरुष अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आप काबीना के मंत्री रहे और आईएएस अधिकारी भी रहे उसके पहले। तो आपने सरकारें देखी है और अभी की सरकारें भी देख रहे हैं, तो इसलिए हमने सिन्हा साहब से अनुरोध किया था और आज सिन्हा साहब ने हमारा अनुरोध स्वीकार किया। इसलिए सिन्हा साहब आपका स्वागत है। और आज लोकतंत्र की ही चिंता करेंगे क्योंकि वोट चोरी का युग है। चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद ये उपयोग में आता है और ऐसे में हमारे देश का लोकतंत्र, जो कि हमारी भूमि जो है, और विशेष रूप से आप अविभाज्य बिहार से भी आते हैं, तो जनपद महाजनपद यानी लोकतंत्र की वो जननी है, देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो अब लोकतंत्र का होगा क्या, ये चिंता हमें सताए जा रही है। नई पीढ़ी को भी शायद वही चिंता होगी, मगर अब होगा क्या, ये आपसे मार्गदर्शन चाहेंगे। सिन्हा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद हरि भाई। मुझे बराबर आपके कार्यक्रम में और आपके दर्शकों से मुलाकात करके बहुत खुशी होती है और आज भी बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आपने देश में लोकतंत्र की बात उठाई, खास करके वोट चोरी के युग में लोकतंत्र बचा रहेगा या खत्म हो जाएगा। तो इसका एक बहुत जो साधारण उत्तर है वो ये है कि हाँ, ये बात सही है, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता है और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारा देश जो है वो ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के हाथ में चला गया है, और मैं जानबूझकर गंभीरता से इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के हाथ में ये इस देश की बागडोर चली गई है, जो लगातार केवल इस बात की चिंता करते हैं कि हम सत्ता में कैसे बने रहें। सत्ता में बने रहने का तरीका है कि जब चुनाव हो तो आप चुनाव में जीत दर्ज करें, अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनको आप हराएं और आप सत्ता में आ जाएं। यही व्यवस्था है हमारे संविधान में। अब इस व्यवस्था का पहले भी दुरुपयोग हुआ है। मैं तो उस प्रदेश से आता हूं जिस प्रदेश में, बिहार में, बूथ कैप्चरिंग रैम्पंट था। पहले के चुनाव में लोग बूथ कैप्चरिंग कर लिया करते थे, जनादेश का को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश करते थे। लेकिन ये जो नया तरीका निकला है, ये देखने में बहुत सिंपल है लेकिन बहुत घातक भी है। क्या है सिंपल तरीका? और वो वही व्यक्ति कर सकता है इस सिंपल तरीके का उपयोग जिसके पास न केवल हर विधानसभा और लोकसभा का पूरा विवरण है, पूरी जानकारी है, बल्कि उसमें जितने बूथ पड़ने वाले हैं उसकी भी जानकारी है। और आप जानते हैं कि हमारे देश में एक व्यक्ति है जो आज सरकार में बैठा हुआ है, उसके पास ये सारी सूचना है कि हर लोकसभा, हर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, अगर इनको हम उम्मीदवार बनाते हैं तो वो कितने वोट लाएंगे, कितने वोटों का अंतर होगा जो मुख्य प्रतिद्वंदी है उससे, चुनाव हारेंगे कि जीतेंगे। अगर हम चुनाव हार रहे हैं मान लीजिए एक विधानसभा में,
लगभग 20,000 वोट से, तो हम को 20,000 वोट का इंतजाम करना पड़ेगा या 22,000 वोट का इंतजाम करना पड़ेगा जीतने के लिए। तो पहले मैंने कहा आपसे कि पहले के लोगों ने वो क्या करते थे, बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे और इस तरह इंतजाम करते थे जीतने का। इसमें सारे दलों के लोग जो हैं वो दोषी हैं, केवल एक व्यक्ति या एक दल इसमें दोषी नहीं है। लेकिन जो पहले का तरीका था वो साधारण था, उसका मुकाबला किया जा सकता था। हम एक उम्मीदवार के नाते, एक पार्टी के नाते ऐसी व्यवस्था कर सकते थे कि हम वोट की चोरी रोकते। अब जो नया तरीका आया है, वो नया तरीका क्या आया है? हमने अध्ययन किया, जैसे मैं पहले आपसे बता रहा था, कि हम 15 या 20,000 वोट से एक विधानसभा क्षेत्र में हारने वाले हैं। अगर उस विधानसभा को हमको जीतना है तो 15,000 से हार रहे हैं तो हमको 20,000 25,000 वोट का इंतजाम करना है। कैसे करेंगे? तो इस तरह करेंगे कि जो लोग हमारे को वोट नहीं देंगे, हमारी पार्टी को वोट नहीं देंगे, जैसे अभी बिहार में हुआ, बिहार में स्पष्टतः माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग थे वो वोट नहीं देते बीजेपी को। जो एक खास यादव कम्युनिटी के लोग हैं वो वोट प्रायः नहीं देते बीजेपी को। जो रोचक बात है हरि भाई वो ये है कि इन दोनों समुदाय के लोगों को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है जी। जब मोदी जी ने कहा था ना कि उनको उनकी पोशाक से पहचान सकते हो, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वोटर लिस्ट में उनको उनके नाम से पहचान सकते हो जी। और ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर जो शुरू हुआ है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इस तरह के जो नाम के लोग हैं उनका नाम काट दो। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं एसआईआर बिहार में शुरू हुआ, जी। बिहार में शुरू हुआ तो ये कहा गया घुसपैठिए घुसपैठिए, घुसपैठियों को हम बाहर करेंगे। कितने घुसपैठी मिले एसआईआर के चलते? एक भी नहीं। जी। एक भी घुसपैठिया गलत ढंग से वहां पर वोटर नहीं था। दूसरी बात, देश का नागरिक कौन है यह फैसला करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसका फैसला अलग से होता है, दूसरी प्रक्रिया है उसके लिए। जी। तो चुनाव आयोग ने तय कर लिया कि हम तय करेंगे कि इस देश का नागरिक कौन है। उसके अलावा जो बात है वो ये है कि अगर हमने उन लोगों का नाम ही काट दिया, वो वोट देने गए ही नहीं, तो फिर हमारा रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। बिहार में 65 लाख वोटरों का नाम काटा गया। 65 लाख। 243 हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र है बिहार में, उसमें 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। उसमें एक भी घुसपैठिया नहीं है, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो देश का नागरिक नहीं पाया गया। तो ऐसे लोगों का नाम काटा गया और अब लोग अध्ययन कर रहे हैं जिसके अनुसार ये पाया जा रहा है कि अगर मान लीजिए किसी विधानसभा क्षेत्र में 15,000 नाम काट दिए गए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू का उम्मीदवार 2,000 वोट से जीत गया, कहीं 500 वोट से जीत गया। इतने कम अंतर से जीता। 128 सीटें ऐसी है सर, और 128। अब देखिए, तो 128 सीटें ऐसी हैं जिसमें कि जितने वोट नाम काटे गए उससे कम अंतर से चुनाव का फैसला हुआ। और ये फैसला जो है ये किसके हक में गया? भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जो उनके सहयोगी दल थे उनके हक में गया। तो ये एक बड़ा खतरनाक नया रास्ता चुना गया है कि लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दो, वो वोट देने जाएंगे ही नहीं जाएंगे तो फिर हमारे लिए जीतना आसान हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि सरकार में एक व्यक्ति बैठे हैं जिनके पास ये सारी सूचना है और कितना नाम काटना है
ये सब वो तय करके दे देते हैं चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग की जो आज की स्थिति है, वो जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं उनके नेतृत्व में, उससे आप भी और हम भी वाकिफ हैं। वो सीधे अपना इंस्ट्रक्शन, अपना आदेश लेते हैं देश के गृह मंत्री से, और देश के गृह मंत्री उनको बताते हैं यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ये करना है, तो चुनाव आयोग वही करता है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा। चुनाव आयोग जो है वो देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की स्थिति में आज नहीं है। आज वो सरकार के हाथों की कठपुतली बन गया है, और सरकार जैसे चाहे वैसे उसको आदेश दे सकती है, और उस आदेश का पालन चुनाव आयोग करेगा। तो ये जब स्थिति है इस देश में, तो फिर कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? कैसे कोई दूसरे दल का व्यक्ति जीतेगा? कोई सवाल ही नहीं है। ये खतरा आज प्रजातंत्र के सामने हमारे देश में खड़ा हो गया है, और अगर इसका डटकर मुकाबला नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में नाम के वास्ते चुनाव की प्रक्रिया रहेगी, असल में चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो गई होगी, लोकतंत्र समाप्त हो गया होगा। यानी वन पार्टी रूल की ओर हम जा रहे हैं, चाइना जैसे वन पार्टी रूल की ओर जा रहा है, यानी वन पार्टी रूल है वहां पर, उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ होगी। बिल्कुल, आपने देखा, आप कई मित्र देश हैं, रूस, चाइना, उनके यहाँ भी प्रजातंत्र है ना, उनके यहाँ भी प्रजातंत्र है, वहां पर कहने भी के चुनाव, वास्ते, हाँ वहां पर भी चुनाव होते हैं समय समय पर, हाँ, और 98%, 97% इतना वोट एक पार्टी को मिल जाता है, तो सारा संसद जो है उससे भर जाता है उनके लोगों से। बिहार विधानसभा में तो यही हुआ ना, 243 का हाउस है, उसमें 202 इनके पास है, तो बचे बहुत कम, तो वो क्या कर लेंगे? वो विरोध भी करने की स्थिति में नहीं होंगे। तो लोकतंत्र जो है, मैं ही नहीं, मैं तो राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी था, और मैंने थियरी भी पढ़ी है प्रजातंत्र की, और प्रैक्टिस में भी देखा है उसको। एक नौकरशाह के नाते देखा है, चुनाव कराए हैं। एक कैंडिडेट के नाते देखा है, चुनाव में भाग लेकर। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये पूरी प्रक्रिया अगर समाप्त हो जाती है तो फिर देश में नाम के वास्ते चुनाव होंगे, फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। रूस में जैसे चुनाव होता है, चीन में जैसे चुनाव होता है, उस तरह चुनाव होगा, और एक दल को 98% वोट मिल जाएगा, और कहा जाएगा कि यही जनादेश है। आने वाले दिनों में यही होने वाला है, और मैं आपसे कहता हूं कि मेरे जैसा व्यक्ति इसको एक मजाक के रूप में लेता था, जब सरकार में बैठे लोग और भारतीय जनता पार्टी में बैठे लोग कहते थे कि मोदी जी तो 29 की बात छोड़ दीजिए, वो 2047 तक सत्ता में रहेंगे। हाँ अब पता चला सही, कैसे रहेंगे। हाँ अब पता चल गया ना कि कैसे रहेंगे, कैसे, उसका तरीका उन लोगों ने ढूंढ लिया। अब इसका विरोध अगर नहीं शुरू होगा एक जन आंदोलन के माध्यम से, तो हम फिर प्रजातंत्र को इस देश में बचा नहीं सकते हैं। हरी भाई, सर जन आंदोलन किस प्रकार से शुरू होगा? क्योंकि जैन जी की बात की जाती है, और जन आंदोलन करने के लिए जैसे कि कोई नेता खड़ा हो, जैसे जेपी थे हमारे यहाँ गुजरात से ही, तो वो निकले थे, यानी नवनिर्माण आंदोलन जब हम कॉलेज में थे 73-74 के दौरान, और यहाँ पर सरकारें बदली, फिर बिहार में संपूर्ण क्रांति का वो आंदोलन चला, देश में 77 में सरकार बदली, बावजूद उसके फिर तो स्क्वायर वन हो गए, यानी 80 में फिर श्रीमती गांधी सत्ता में आ गई, यानी उनको पाठ सिखाया, यानी बोध पाठ तो उन्होंने लिया होगा, क्योंकि वो खुद हार गई थी और संजय गांधी भी हार गए थे, उनकी पार्टी हार गई थी। तो जन आंदोलन किस प्रकार का हो, इसका प्रारूप कैसे हो उभरेगा?
देखिए, हमारे देश में दो महत्वपूर्ण जन आंदोलन हुए हैं। एक लंबी अवधि तक चला हुआ आजादी की लड़ाई का आंदोलन, वो एक दिन में तो नहीं मिला, जी लंबी अवधि तक वो चला, 50 साल चला, और तब जाकर हमको आजादी मिली। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर भी थे जो काम किए। उसी तरह दूसरा जो आंदोलन हुआ प्रजातंत्र को बचाने का, वो आंदोलन जेपी आंदोलन हुआ, और गुजरात से शुरू हुआ, फिर बिहार में आया, और बिहार से पूरे देश में फैला। क्यों? जयप्रकाश जी तो बहुत बड़े नेता थे, और मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे बहुत प्रभावित रहा बराबर। जी लेकिन मैं इस बात को भी जानता हूं कि जब राजनीति छोड़कर जेपी चले गए भूदान में, तो उनसे कहीं जाते थे तो 5-10 लोग भी मिलने नहीं आते थे। जमीन वाले जो जमींदार थे, जिनके पास अफराद जमीन थी, उनके दरवाजे पर जेपी जाते थे तो अंदर होते हुए कहवा देते थे कि कह दो कि हम घर में नहीं हैं। उस समय मैं जेपी के साथ नहीं था, लेकिन जेपी के साथ जो सहयोगी थे वो ये सब वर्णन करते हैं कि भूदान आंदोलन में जेपी का ये था हश्र की 5-10 ही लोग उनको सुनने के लिए आते थे। वही जेपी जब परिवर्तन की लहर चली, तो पटना के गांधी मैदान में जब उनकी मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में लोग कहते हैं 5 लाख 8 लाख पता नहीं कितने लोग थे, काउंट करना मुश्किल है कि कितने लोग थे। आज तक वो रिकॉर्ड टूटा नहीं। तो लोग जग गए, लोग जमा हो गए, पूरे देश के लोग फिर जाग गए, और एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ जिसने कि इंदिरा गांधी जैसे बड़े नेता को और ताकतवर प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया। तो आज की ये लोग किस खेत की मूली हैं? ये जो लोग बैठे हैं सत्ता जी में, इनकी कोई औकात नहीं है। एक बात जी मैं आपसे और कहना चाहता हूं। आप जानते हैं कि मैं आईएएस की नौकरी करता था। उसके बाद मैं पब्लिक लाइफ में आया। हम लोगों को ये सिखाया जाता था उस समय जब मैं आईएएस में आया कि भाई चुपचाप अपना काम करो, पब्लिसिटी सीख करना तुम्हारा काम नहीं है। राइट पब्लिसिटी नहीं, एक नौकरशाह के नाते, एक ब्यूरोक्रेट के नाते तुम अपने लिए कोई पब्लिसिटी सीख नहीं करोगे। तो हम उसी रास्ते चले। फिर उसके बाद हमको याद है कि राजनीति में जब हम आए तब भी उसी रास्ते में चले। मुझे लगता है हरि भाई आज के दिन कि मैं बहुत ही नादान था, बहुत ही बेवकूफ था, क्योंकि मोदी जी ने साबित कर दिया कि काम करो या मत करो, प्रचार करो, मीडिया को गोदी बना दो, तो तुम जो चाहो वो अचीव कर लोगे। और आज भी मैं देखता हूं यूट्यूब के कई चैनलों में कि लोग प्रभावित हैं। अभी मोदी जी दक्षिण अफ्रीका में हैं या गए थे, वहां पर उनका स्वागत हुआ। कहा गया ऐसा अभूतपूर्व स्वागत किसी का नहीं हुआ। पता चला कि जितने राष्ट्राध्यक्ष आ रहे थे सबका स्वागत उसी तरह से ऐसे हो ही रहा, हुआ था। सही ऐसे बात। ही हुआ। लेकिन अब बेवकूफ लोग जो है हमारे देश में, वो लोग समझे हाँ भाई सचमुच विश्व गुरु बन गया, देखो उसका ऐसा स्वागत हुआ, सारा मीडिया ऐसे कह रहा है। तो मीडिया जो है वो एक तो बहुत फैल गया, हर जगह है, हमारे बाथरूम में है, हमारे बेडरूम में है, हमारे लिविंग रूम में है, सड़कों पर है, हर जगह मीडिया है। जी और मोदी जी ने बहुत अक्लमंदी का एक काम किया, मैं उनका कायल हूं इस बात के लिए, कि मीडिया की ताकत को समझते हुए उन्होंने मीडिया को पालतू कुत्ता बना दिया। हाँ, कि मीडिया को पालतू कुत्ता बना दिया। सही बात है। यानी आडवाणी जी कहते थे कि जब मीडिया को बैंड होने के लिए कहा गया तो वो लेट गए। यानी वो बहुत मशहूर उनकी पंक्ति थी। कि when they were asked to bend they crawled। हाँ, जमीन अब पर इन्होंने, हाँ इन्होंने तो और ही ये कारनामे कर,
और आज तक हमें मालूम नहीं है कि उनका गुजरात मॉडल है क्या। हम तो अक्सर पूछते रहते हैं और उससे पूरे देश को भ्रमित कर दिया उन्होंने। गुजरात मॉडल है क्या? तो ये तो खोखले मार्केटिंग के जरिए वो बैठ गए वहां पर सत्ता में, और जिस सीढ़ी पर चढ़े उन सीढ़ियों को तोड़ते गए। आडवाणी जी और मुरली मनोहर जी का मतलब, आप तो तब तो चुनाव नहीं लड़े, अच्छा किया आपने, मगर जो लड़े उनका हश्र क्या हुआ वो तो आप जानते हैं। नहीं नहीं, मैं तो जान गया था कि हम इस आदमी के साथ नहीं चल सकते हैं, जी, इसलिए हम पार्लियामेंट में जाके करेंगे क्या। हमारे ऊपर सही तो बात। राजनाथ सिंह उस समय अध्यक्ष थे, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बहुत दबाव बनाया कि आप एक अंतिम चुनाव लड़ लीजिए। मैं जानता था कि मैं लड़ूंगा तो जीतूंगा, पार्लियामेंट में जाऊंगा, लोकसभा में जाऊंगा, लेकिन उसके बाद क्या करूंगा, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ तो मैं चल नहीं सकता हूं, तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैंने तय किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन वो फैसला मेरा सही था। लेकिन देश को इस दुर्गति तक एक या दो व्यक्ति मिलकर पहुंचा सकते हैं, इसकी कल्पना मैंने 2013-2014 में नहीं की थी कि देश को इस रसातल तक ले जाएंगे, ये मैंने नहीं सोचा था। मगर सर, एक अंतिम सवाल मैं यदि करूं कि इसमें से देश को निकालना है तो कैसे निकाला जा सकता है? देखिए, अभी हम लोग कुछ देर पहले आंदोलन की बात कर रहे थे, और मैं देश की जनता जो है उसकी अक्लमंदी, उसका जो विजडम है, उसकी जो सोचने की शक्ति है, अच्छे बुरे में पहचान करने की जो शक्ति है, उसमें मैं बहुत विश्वास करता हूं कि देश की जनता जो है वो कभी न कभी जागेगी। अब बिहार में जो हुआ, सब लोग कहते हैं कि भाई बिहार में बहुत अति हुआ, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही हो गया इस बार। इसका मतलब सब लोग जानते हैं कि बिहार के चुनाव जो थे वो रिग्ड थे। तो लोग जागेंगे, और मेरा पूरा विश्वास है कि हो सकता है कि हम और आप और देश एक तीसरे आंदोलन की ड्योढ़ी पर खड़ा हो, जी, और अचानक आप देखेंगे कि देश में किसी कोने से एक तीसरा आंदोलन शुरू हो गया, और वो जब शुरू होगा तो वो ऐसी आंधी होगी कि इन सब लोगों को उड़ा के अपने साथ ले जाएगी। वाह सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है, और हम वो तीसरे आंदोलन के इंतजार में हैं। और देश की जनता में जो आपका विश्वास है हम भी मानते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में भी, इमरजेंसी के बाद भी मेरे ख्याल से हम जैसे पढ़े लिखे लोगों ने नहीं, मगर गांव के यानी गरीब और अबूझ यानी जो शिक्षित नहीं, ऐसे लोगों ने हमारी डेमोक्रेसी को बचाया था। तो इसी प्रकार ये तीसरी लड़ाई हमें लड़ना होगा। आपने बहुत अच्छी बात करी, आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।